हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब विथ होम में। आज मैं हिंदी व्याकरण के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि वन लाइनर प्रश्न है। आशा करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न है हमारा पहला, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण या ध्वनि। दूसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? 4, अ, ई, उ और री। चौथा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 25, क वर्ग से प वर्ग तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स, ख, श, ह। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। 6 वर्ण किनके योग से बना है? तो यह बना है दोस्तों क और स के योग से। इसमें लिखा नहीं है दोस्तों, आधा क और स के योग से बना है 6। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किनके योग से बना है? तो आधा ज और य के योग से बना है। प्रश्न है, त्र वर्ण किसके योग से बना है? त धन र, यानी कि आधा त और र के योग से बना है त्र। अगला प्रश्न है, आयोगवाह वर्ण कितने किसे कहते हैं? तो दोस्तों आयोगवाह वर्ण अंग या अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अर्धस्वर में अर्धस्वर कौन से कहलाते हैं? तो य और व अर्धस्वर कहलाते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन से हैं? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासिक के व्यंजन कौन से हैं? य, अंग, य, ड़, न, म। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आता है ध्वनि, उसके बाद धप शब्द आता है, फिर पद बनता है, फिर वाक्य बनता है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो उसको संधि कहते हैं। संधि के मुख्य कितने भेद हैं? 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, दीर्घ स्वर, गुण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाध संधि। अगला प्रश्न है, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। अगला प्रश्न है, महेंद्र में कौन सी संधि है? तो दोस्तों महेंद्र में गुण संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र। अगला प्रश्न है हमारा, सदैव में कौन सी संधि है? तो इसमें दोस्तों वृद्धि संधि है, सदा धन एव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, अत्याचार में कौन सी संधि है? तो दोस्तों अत्याचार में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा अतिधन आचार। ठीक है। अगला प्रश्न है, नयन में कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा निधन अन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, पावकः का सही संधि विच्छेद क्या है? पौ धन अक, यानी यह अयादि संधि है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों सत धन जन, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो यह इसमें व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा जगत धन नाथ। अगला प्रश्न है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद मनः धन रथ होगा और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, निरोग का संधि विच्छेद क्या है? निह धन रोग, यानी यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों नमः धन ते, यह नमस्ते का संधि विच्छेद है और यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा में ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है, तो आप इससे जल्दी फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समास के मुख्य कितने भेद होते हैं? 6। जिस समास में उत्तर पद बाद का पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य अर्थ निकले उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें
अव्ययी भाव समास है। आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, शिव के अर्थ में, ठीक है। यानी कि नीलकंठ, जिसके पास नीला कंठ हो उसे यानी कि शिव, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में बहुव्रीहि समास है, यह रावण को संबोधित करता है। चौराहा में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा अगला, राजपुत्र में कौन सा समास है? दोस्तों तत्पुरुष समास है, यह संबंध तत्पुरुष को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है और यह कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 3, ठीक है। पहला है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों इसमें भाववाचक संज्ञा है। मिठास में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6। हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। मैं और हम किस प्रकार के सर्वनाम हैं? उत्तम पुरुष। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए कहलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो उसको धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2। एक सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, राम पत्र लिखता है में कौन सी क्रिया है? तो इसमें सकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ते हैं में कौन सी क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया है। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2। एक वचन, बहुवचन। प्राण, दर्शन, आंसू शब्द सदैव किस वचन में प्रयोग होते हैं? तो यह बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है, जनता, पानी, हवा शब्द सदैव किस वचन में प्रयोग होते हैं? तो एक वचन में प्रयोग होते हैं। याद रखिए किस में प्रयोग होते हैं दोस्तों? एक वचन में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है, हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी है? 8। कर्ता कारक का परसर्ग चिन्ह क्या है? ने। अगला प्रश्न है, कर्म कारक का परसर्ग क्या है? को। अगला प्रश्न है, अलगाव का भाव किस कारक में होता है? तो अपादान कारक में होता है और वहाँ से लगा रहता है। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें अपादान कारक है या और उसमें से प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हे राम में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें संबोधन कारक है। अगला प्रश्न है, में और पर किस कारक के चिन्ह है? तो दोस्तों अधिकरण कारक के चिन्ह है में और पर। रसराज, रसों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा अगला, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो यह रति है, स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा या घृणा। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, दोहा के चारों चरणों में मात्राओं का क्रम क्या है? तो दोस्तों चारों चरणों में 13-11 13-11 का क्रम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा छंद दोहे का ठीक उल्टा होता है? दोस्तों सोरठा, यानी कि 11-13 11-13 का क्रम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला प्रश्न है, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भिन्न हो उसको यमक अलंकार कहते हैं। कनक कनकते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें यमक अलंकार है।
ठीक है, यहाँ एक ही शब्द बार बार आ रहे हैं और उसका अर्थ अलग अलग है। अगला प्रश्न है, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा अगला, चरण कमल बंदव हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो अलंकार होता है? तो वहाँ होता है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, मनहु नीलमणि शैल पर में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से हो, यानी कि जहाँ पर सा सी से लगे हों वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, तत्सम शब्दों का विकृत बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों तद्भव कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है अगला, अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तो अग्नि का तद्भव रूप आग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही जरूरी हैं। प्रश्न है हमारा, कर्पूर का तद्भव क्या है? तो कपूर। अगला प्रश्न है, मयूर का तद्भव क्या होगा? मोर। अश्रु का तद्भव क्या होगा? आंसू। लोटा, पगड़ी, खिड़की कैसे शब्द हैं? तो दोस्तों यह देशज शब्द हैं। ठीक है, लोटा, पगड़ी, खिड़की कैसे शब्द हैं? देशज शब्द। अगला प्रश्न है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो यह संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी। ठीक है, यह दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वकील शब्द किस भाषा का है? तो दोस्तों यह अरबी भाषा का है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो यह जापानी भाषा का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहेंगे? अजर। जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसको क्या कहेंगे? अमर। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसे जाना न जा सके अज्ञेय। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। जंगल में लगने वाली आग दावानल या दावाग्नि। दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। पेट में, पेट यानी जठर में लगने वाली आग जठरानल। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को न मानता हो कृतघ्न। अस्थावर का विलोम शब्द जंगम। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ। मूक यानी गूंगा का विलोम शब्द वाचाल, बहुत बोलने वाला। अगला प्रश्न, उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष। अनुराग का विलोम शब्द विराग। अर्वाचीन यानी नवीन का विलोम शब्द प्राचीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? लघिमा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है, श्री गणेश यानी शुरू करना का विलोम शब्द क्या होगा? इति श्री, समाप्त करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, आलोक यानी प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर। ठीक है, और प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची सुधा, पीयूष, सोम, अमी। अगला प्रश्न है, अश्व यानी घोड़ा के पर्यायवाची हैं हय, बाज, तुरंग, घोटक। आँख की पर्यायवाची हैं नयन, दृग, लोचन, चक्षु। कमल के पर्यायवाची हैं जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अरविंद। अगला प्रश्न है, नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटनी, तरंगिणी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। अगला प्रश्न है, आँखों में धूल जोखना यानी धोखा देना। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट कर देना। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। हाथ कंगन को अरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी काम न आने पर दूसरों में क्या
साधनों में दोष निकालना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान या धन होने पर बहुत दिखावा करना। ठीक है, अगला प्रश्न है जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अक प्रत्यय लगा है। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा कड़वाहट में प्रत्यय है तो इसमें आहट प्रत्यय है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8। अगला प्रश्न है जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, कैसा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है निरामिष किसे कहते हैं? तो जो मांस नहीं खाता। अगला प्रश्न है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अनुधन एषण, यानी इसमें यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी कैसे लिखते हैं? तो उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं और इसमें दोनों ज आधे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कवयित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? दोस्तों कवयित्री। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यही शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या है? दोस्तों आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, उसमें र की मात्रा पर र की मात्रा व पर लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों सुषुप्ति का विलोम क्या है? तो जागृति। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती, और यह लिखा है दोस्तों किशोरी लाल गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों परीक्षा गुरु, और इसको लिखा है दोस्तों लाला श्रीनिवास दास ने। ठीक है, अगला प्रश्न है रामचरित मानस की भाषा कैसी है? तो उसकी भाषा अवधी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों जयशंकर प्रसाद। ठीक है, गोदान और गबन किसकी रचनाएं हैं? तो दोस्तों यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा साकेत, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो वह मिला था महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? दोस्तों यह रचना है चंद्रबरदाई की। अगला प्रश्न है कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? तो उनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूरसागर की रचना किसने की? तो दोस्तों सूरदास ने सूरसागर की रचना की और ब्रज भाषा में की थी। अगला प्रश्न है चिदम्बरा रचना पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है हमारा बीजक किसकी रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह है? तो दोस्तों यह कबीरदास जी का है और उन्होंने लिखा है साखी शबद रामायणी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों यह उदंड मार्तंड था, जो कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा लिखा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो दोस्तों यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। अगला प्रश्न है मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो वह है दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा। कौन है दोस्तों? वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो दोस्तों यह अखिलेश हैं। अगला प्रश्न है आनंद क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों, अरे यार, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो दोस्तों यह होता था मिर्जापुर से, और इसके लिखते कौन थे? बद्रीनाथ चौधरी या प्रेमधन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा हिंदी
के संपादक कौन थे? बाण बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी और 1903 में प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो दोस्तों यह लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो दोस्तों 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यह सभी प्रश्न अच्छे लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? दोस्तों बाल कांड। ठीक है, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। ठीक है, अगला प्रश्न है बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला प्रश्न है तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो दोस्तों यह भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न है मैला आंचल यानी कि मैला आंचल किसका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है? तो यह दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का। अगला प्रश्न है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है रसिक प्रिया और कवि प्रिया के रचयिता कौन है? तो दोस्तों यह इसके रचयिता है केशव दास। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? तो एक घूंट और इसको लिखा था दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यह है मोहन राकेश। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कफन और पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 उपाध्याय। अगला प्रश्न है दोस्तों उर्वशी की रचनाकार कौन है? तो दोस्तों उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है किस कवि को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिताकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है पल्लव के रचयिता कौन है? तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। अगला प्रश्न है दोस्तों तितली और कंकाल किसकी रचना है? तो दोस्तों यह रचना है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? दोस्तों अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों पद्मावत किस भाषा में लिखी गई रचना है? दोस्तों यह अवधी भाषा में लिखी है और इसकी रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मोहन राकेश। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है मधुशाला के रचयिता कौन है? तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न है शेखर एक जीवनी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो दोस्तों यह उपन्यास है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। और हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों आनाम दास का पोथा, याद रखिएगा आनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 200 वन लाइनर पर समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।